हाँ, कितना हो गया था? बताओ फिर कहाँ तक हो गया था लास्ट में? हाँ, कितना हो गया था? सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी M2 M3 M। फिर इसका आंसर कितना कितना है? 7a/12 और √3a/4। कितने लोगों का आ गया? 7a/12 √3a/4। ठीक। फिर लिख लो अगला क्वेश्चन। ये तो आ ही गया होगा सभी का। हाँ, नहीं आया? होमवर्क था, तुमने कर ही लिया होगा ये तो। यही आके होमवर्क करता हूँ। अच्छा, आगे सभी का की बताना है। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन जो था उसको देख लो। जैसे M2 M3M मास के तीनों पार्टिकल थे। इसका मास था कितना? 2m, ये m, ये 3m। साइड कितनी है? स्क्वायर ट्राइंगल की साइड है। तो अपने को इस m मास के पार्टिकल से डिस्टेंस चाहिए नहीं, सेंटर ऑफ मास की। क्या करेंगे? जिससे भी डिस्टेंस पूछा है उसको ओरिजिन ले लो। तो इसको तो ले लो ओरिजिन। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0 0। सेकंड वाले पार्टिकल के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? A, 0। हाँ। थर्ड वाले पार्टिकल के कोऑर्डिनेट बोलूं? एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना? A/2। और वाई कोऑर्डिनेट? वाई में ये वाला कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस कितनी हो गई? एंगल है ये 60 डिग्री, तो A sin 60। तो √3a/2। ये तीनों पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तीनों पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो बस XCM YCM निकालो। तो जैसे ये फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड पार्टिकल, ये थर्ड पार्टिकल। अब फर्स्ट पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो क्या होता है? M1 X1 की वैल्यू कितनी? ठीक, ये X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3। तो M1 X1 M2 X2 कितना? 2m × A। ठीक। M3 X3 कितना? 3m A/2 अपॉन M1 + M2 + M3। तो M + 2m + 3m। तो ये कितना आ गया? 7a/12। कितना ही आ रहा है? तो ये तो आ गया XCM। ऐसे ही चाहिए अपने को YCM। YCM चाहिए तो M1 Y1 Y1 कितना? 0। M2 Y2 2m 0 प्लस M3 M3 Y3। तो 3m × √3a/2 अपॉन 6m। ये इतना आ जाएगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये तो खत्म हो गया। कितना आया यहाँ से? √3a/4। तो बस ये XCM YCM मिल जाएंगे जो इसमें पूछा था। इसके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जो चाहिए थे। कहने का मतलब इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है ये कहां पर होगा? ये तो ओरिजिन। तो एक्स में तो कितना है? 7a/12, मतलब A/2 से थोड़ा सा ज्यादा इधर, क्योंकि इधर मास ज्यादा है तो थोड़ा इधर आएगा। तो 6a/12 का मतलब 0.5, तो 6.5 से ज्यादा है। तो XCM, और ये कितना हो जाएगा? YCM ऊपर। तो Y में इधर कहीं ऊपर। तो यहां पर कहीं इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मिल जाए। ठीक, ये तो क्या हो गया? XCM, ये YCM। अपने को चाहिए थी ये डिस्टेंस R। तो डिस्टेंस R कितनी हो जाएगी? √XCM² प्लस YCM²। XCM YCM रख दो बस, यहां से जो वैल्यू आएगी आ जाएगी। ये तीनों पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो चाहिए था अपने को। तो ये करना था इससे। ठीक है बात। क्या जेई मेन? कौन सी चेन? अच्छा अच्छा, वो फ्रिक्शन वाला। फिर है, उसको बताना था ही नहीं क्लास में, मैंने पहले ही मना करा था। आंसर मेरे को याद ही नहीं, उसे पता नहीं क्या था। आया किसी का आंसर? हाँ। कितने लोगों का आया बताऊं? चेन पर फ्रिक्शन था, 1/n पार्ट नीचे था, उसको ऊपर खींचने का वर्क डन कितना? हाँ पता नहीं, जो भी तुम ही जानो। सॉल्व करने पर आएगा वो, जो भी आएगा। बोल रहा है, बोल आया कि नहीं? है। सॉल्व ही नहीं किया होता ना, आएगा कहां से? फिर लिखो अगला क्वेश्चन। नालाई की पूरी चरम सीमा पर है तो तुम्हारी फुल। अब इस वजह से चार पार्टिकल है, एम मास के चार पार्टिकल हैं, स्क्वायर पर रखे हुए हैं, स्क्वायर की साइड है ए के बराबर। तो ये चारों पार्टिकल के मास सेम है। एम स्क्वायर पर रखे हुए हैं, स्क्वायर का साइड ए के बराबर है। इनका सेंटर ऑफ मास बताना है। हाँ? एक पार्टिकल और यहाँ पर रखा हुआ है 2m मास का। तो ये 4m मास के पार्टिकल, एक m मास का पार्टिकल, मतलब 2m मास का पार्टिकल रखा हुआ है बीच में इधर। तो इस वाले पार्टिकल से, m से, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस m मास वाले पार्टिकल से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं।
हाँ 5/6। अच्छा एक्सियम वाईसियम कितना कितना है? चारों एम मास के पार्टिकल हैं, एक 2m मास का पार्टिकल और रखा हुआ है, तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस m से। कितने लोगों का है बताओ फिर? एक्सियम वाईसियम कितना कितना? एक्सियम कितना? a/2, वाईसियम हाँ 2a/3। बस ये एक्सियम वाईसियम आ जाएंगे। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये मास m। अब देखो इसमें दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि एक्सियम वाईसियम कोऑर्डिनेट निकाल लो। जैसे कोऑर्डिनेट लिखे तो इससे डिस्टेंस चाहिए तो इसको तो क्या ले लो? ओरिजिन। तो इसको ओरिजिन ले लो तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0 0। इसके a,0, इसका a,a, इसका 0, इसका a/2, फिर एक्सियम वाईसियम आ जाएंगे सॉल्व करने पर। ठीक। पर इसकी जगह एक तरीका और लगा सकते हैं, थोड़ा सिंपल कर सकते हैं। कैसे बताऊं? हाँ अब कैसे कर सकते हैं वो भी देखो। अब समझना बात, तो ध्यान, कुछ भी नहीं, सिंपल सा काम करूं। मेरे को यहां से इस वाले पार्टिकल से सेंटर मास की डिस्टेंस चाहिए, तो ये तो ओरिजिन। अब ये एम मास और ये एम मास, अगर इन दोनों की मैं बात करूं तो ये एम और एम दोनों सेम है, तो इन दोनों का सेंटर मास कहां पर होगा? इनके बीच में। तो इस इन दोनों को हटाओ, इनका सारा मास कितना? 2m रख दो बीच में। सही है कि नहीं? इन दोनों को हटाओ, इनका सारा मास कितना? 2m। कहां पर रख दो? इनके सेंटर मास पर। डेफिनेशन यही तो है कि जहां पर सारा मास कॉन्सेंट्रेट कर सकें। ऐसे ये एम और ये वाला एम ये भी दोनों सेम है, तो इन दोनों का सेंटर मास भी कहां पर होगा? बीच में ही होगा। अब अगर मान लो ये पहले से 2m नहीं रखा होता यहाँ पर, तो इन दोनों को हटा के हम 2m रख देते हैं यहाँ पर। फिर ये 2m और ये 2m, तो इनका सेंटर मास कहां पर आता? सेंटर पर। तब तो एक्स कोऑर्डिनेट a/2, वाई भी कितना आ जाता? पर अब इसमें क्या है, एक 2m पहले से रखा था, तो इन दोनों को हटाया 2m, और एक 2m पहले से हो रहे हैं यहाँ पर, मतलब कितना हो गया? अब ऊपर 4m और नीचे कितना हो गया? 2m। अब इनका सेंटर मास बस चाहिए अपने को, और बाकी कुछ नहीं करना है। मतलब कुल मिला के दो पार्टिकल सिस्टम में चेंज कर लिया हमने इसको। अब इन दोनों का सेंटर मास कहां पर होगा? इधर की तरफ, जिधर बड़ा वाला मास है उधर, तो इसके पास में रहेगा। तो सेंटर मास यहाँ पर कहीं मिलेगा। ठीक। और कितनी दूरी पर मिलेगा इससे, तो अपन कर चुके क्या, जो कल इसमें कर रहे थे। r1/r2 इक्वल टू कितना? m2/m1। याद है कि भूल गए? डिस्टेंस होगी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगी, तो डिस्टेंस जो है वो 1/m पर डिपेंड करेंगे। इसका मतलब क्या, इधर मास डबल है। अबे यार, इधर मास डबल है, इधर मास हाफ है, तो जिधर मास डबल उधर वाली डिस्टेंस, मास डबल तो डिस्टेंस हाफ, जिधर मास हाफ उधर वाली डिस्टेंस। तो कहने का मतलब अगर मैं इसको 1 बोल दूं तो ये कितना है? 2 है। टोटल डिस्टेंस कितनी है? a के बराबर है। तो a को 1:2 में डिवाइड कर दूं, तो a को 1:2 में डिवाइड कर दूं, मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी? a/3। और ये कितनी हो जाएगी? 2a/3। सही है बात? बस यहां पर सेंटर मास होगा। तो x कोऑर्डिनेट तो कितना हो गया? इतना कितना? a/2। तो x तो a/2, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2a/3। तो ये एक्सियम और वाईसीएम की वैल्यू आ जाएगी। और हमको चाहिए था इसका रिजल्टेंट, मतलब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस चाहिए, तो ये वाली डिस्टेंस है r। तो इस r की वैल्यू जो चाहिए वो क्या हो जाएगी? अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर, मतलब a/2 स्क्वायर प्लस 2a/3 का स्क्वायर अंडर रूट, ये डिस्टेंस मिल जाएगी। सही है बात? छाप लो फटाफट से। हाँ लिख लो इसको जल्दी से, सो मत। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे भाई। एक तो तरीका जो है कि एक्सियम वाईसीएम निकालने का, कि सबके कोऑर्डिनेट लिख लिए वहां से आ गया, ठीक। बाकी फिर डायरेक्ट अपने से कर सकते हैं। 5a/6 कितना आ रहा है? 5a/6 के बराबर। तो बस इतना आ रहा है। फिर आता हूँ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पे देखो, जैसे एक ये रॉड है, इस रॉड की लेंथ है L। एक रॉड और इसके साथ में ये वाली रॉड है, इसकी लेंथ है 12। दोनों को एक साथ ज्वाइन करके रखा हुआ है ऐसे। एक की लेंथ L, एक की लेंथ 12। ये L, ये 12। और ये जो 12 वाली जो रॉड है, इस रॉड को मिड पॉइंट पर रखा हुआ है इधर, मतलब मिड पॉइंट पर आकर रखा हुआ है इस वाली रॉड को। ये पॉइंट है, इसका जो दूसरा एंड है, ये एंड है O। तो इनके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट O से। ये दोनों रॉड्स जो है, इनकी थिकनेस थिकनेस कुछ भी नहीं, थिन रॉड है। तो फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट O।
डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ओ, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ओ पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस। बताओ फिर कितने लोगों का है? 4l/3 के बराबर। हाँ, कैसे आएगा बता? ये जेईई मेन में पूछा हुआ इससे एक बार। इनका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहां पर होगा? तो 4l/3 पर ओ पॉइंट से। अगर देखने में अजीब सा लग रहा है कि दो रॉड हैं, पता नहीं इनका सेंटर ऑफ मास कहां होगा क्या होगा, तो आप कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा काम है, समझना बात तो ध्यान से। अब ये रॉड, मतलब रॉड जो है, इन रॉड को हटाओ, इनको पार्टिकल्स बना लो। पार्टिकल्स बना लो मतलब सेंटर मास पर रख दो सारा मास। इस वाली रॉड की लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ कितनी है? मतलब इसका मास एम है, तो इसका मास, क्यों कोई जबरदस्ती है? कुछ भी हो सकता है। हाँ, पर ऐसा मानना पड़ेगा, जेईई मेन में ये दिया हुआ था। भाई ये इसमें या तो वो बोलता है क्वेश्चन में कि इन दोनों रॉड्स का जो मटेरियल है वो सेम है, या फिर वो बोलेगा कि इनकी लीनियर मास डेंसिटी सेम है। लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर लेंथ। भाई रॉड है तो रॉड में सारा मास कहां पर होगा? लेंथ में। तो अगर या तो बोलता है कि इनका लीनियर मास डेंसिटी सेम है, या फिर बोलेगा सेम मटेरियल की, तो हम कर सकते हैं। पर कुछ दिया हुआ नहीं था, उसने डायरेक्ट ऐसे देके सीधा पूछ दिया था। तो फिर अपने को ये मानना ही पड़ेगा कि ये दोनों रॉड जो है वो सेम मटेरियल की है या लीनियर मास डेंसिटी सेम है, वरना तो और कुछ तरीका ही नहीं। तो फिर क्या करेंगे? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एल लेंथ का मास एम है तो 12 का मास कितना हो जाएगा? 2m। 2m के बराबर। तो इसकी लेंथ 12, तो इसका मास कितना हो जाएगा? 2m। ठीक। फिर क्या करना है? ओ पॉइंट से सेंटर मास की डिस्टेंस चाहिए, तो ये पॉइंट हो, ये तो ओरिजिन। अब कुछ भी नहीं करना है, बस क्या करो, ये दोनों पार्टिकल्स जो हैं, मतलब दोनों रॉड जो है, ये वाली जो रॉड है इसका सारा मास कहां रख सकते हैं? इसके सेंटर पर रख दूं। तो फर्स्ट पार्टिकल तो ये हो गया एम मास का। ठीक। इस वाली रॉड का सारा मास कहां पर रख सकते हैं? इसके सेंटर पर रख सकते हैं, मतलब कहां पर? मिड पॉइंट पर। दूसरा पार्टिकल ये हो गया। कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल सा काम है, रॉड की जगह पार्टिकल्स बना लो, खत्म हो गया। मैं कुछ भी नहीं बोला, मतलब सिमेट्रिकल है सब कुछ। इसका मतलब इसका सारा मास सेंटर पर, इसका सारा मास इसके सेंटर पर। अब तो दो पार्टिकल हो गए, और इनका ये ओरिजिन से अपने को डिस्टेंस चाहिए। तो मैं आरसीएम लिखूं तो अब तो पार्टिकल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। R1R2 मतलब क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से डिस्टेंस, ये तो ओरिजिन। अब पहला पार्टिकल ये है, तो पहले पार्टिकल की डिस्टेंस तो ओरिजिन से कितनी है? 12। और सेकंड पार्टिकल की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है? L। बस इनको रख दो। तो ये तो रहा M1, तो M1R1 ठीक प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। तो अब फॉर्मूला अगर इसमें लगा दें तो क्या हो जाएगा? M1 मतलब M, R1 मतलब कितना? 12 प्लस M2 मतलब 2M इंटू R2 मतलब L। तो M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2, तो M प्लस 2M। तो कितना आ जाएगा? 4l/3 के बराबर आ जाएगा। समझे बात को कि नहीं? बिल्कुल सिंपल सा काम है, कुछ भी नहीं, सारा मास कहां पर? इसके सेंटर पर। इसका सारा मास कहां पर? इसके सेंटर पर, ये ओरिजिन। तो M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। तो इतना इसमें लिख सकते हैं। कहने का मतलब हमने यहाँ पर किया क्या? इनकी लीनियर मास डेंसिटी सेम माना। मतलब जो मास है वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं? लेंथ पर। तो चाहो तो तुम डायरेक्ट M1 की जगह L1 भी लिख सकते हो यहाँ पर। भाई मास लेंथ गेट तो प्रोपोर्शनलिटी में है, तो कोई भी ऐसे दो तीन जितना भी है, तो L1R1 प्लस L2R2 अपॉन L1 प्लस L2, क्योंकि मास लेंथ में ही है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं वो भी देखेंगे आगे उसका रीजन। जैसे मान लो और क्वेश्चन देखें, अगर इसकी जगह, अगर मान लो ये तीन रॉड है, ये L है, ये L है, ये 2L है। मान लो ये ओरिजिन है, पॉइंट O, L L और ये 2L। तो इस पॉइंट O से सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, O पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, या कोऑर्डिनेट्स निकालो तो कोऑर्डिनेट्स निकालो, एक्ससीएम वाईसीएम कितना। बताओ फिर एक्ससीएम कितने लोगों का आ गया? कितना? और वाईसीएम कितने लोगों का? कितने लोगों का आ गया? L/4 और L, एक्ससीएम वाईसीएम। सभी का आना चाहिए, 100 जल्दी जल्दी निकालते हो फटाफट से। और देखो वापस वही दोनों काम कर सकते हैं, एक तो अगर मैं पूरे तरीके से निकालूं तब तो ये तो ओरिजिन। ठीक। अगर इस वाली रॉड का मास M है, तो इसका मास क्या हो जाएगा? 2M। इसका मास M, इस वाले पार्टिकल के
कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे अगर कोऑर्डिनेट्स लिखें तो कितने? तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? मिड पॉइंट पर। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना हो गया? L/2। वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 0। तो L/2 कोमा 0 ये हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही इस वाले पार्टिकल के कोऑर्डिनेट, ये मास 2m, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पर, इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट कितना? 0। वाई कोऑर्डिनेट L मिड पॉइंट पर है, इसके कोऑर्डिनेट लिखें तो क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट कितना? L/2 और वाई कोऑर्डिनेट कितना? वाई कोऑर्डिनेट कितना? 12। तो 12। बस ये तीन पार्टिकल हो गए, m 2m और m मास के, इन तीनों का सेंटर ऑफ मास चाहिए कहां पर होगा? सही है कि नहीं? तो XCM और YCM जो आएंगे वो यहां से आ जाएंगे, m1x1 प्लस m2x2 लगा के वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। आगे सभी का डायरेक्ट कैसे करेंगे? अब इसमें तो एक तो कोऑर्डिनेट वाला तरीका उससे तो कर ही सकते हैं। अब अगर इसको डायरेक्ट निकालें तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। कैसे? जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन को किया था, जैसे ये 3 रॉड है, तो तीनों रॉड के लिए बात करें तो इसकी लेंथ L, 2L और L, इसका सारा मास इसके सेंटर पर, इसका सारा मास इसके सेंटर पर और इसका सारा मास इसके सेंटर पर। हाँ, ये ओरिजिन। अब डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? ये मास कितना है? m इधर, तो ये m और m का सेंटर ऑफ मास कहां पर? डायरेक्ट निकालना चाहो तो जैसे अपन इसमें कर रहे थे वो भी कर सकते हैं। दोनों मास सेम, तो इनको हटाओ, इनका मास 2m कहां रख दूं? इनके मिड पॉइंट पर, मतलब 2L है तो कहां पर? L पर, तो रख दो यहां पर। तो ये 2m, इन दोनों को हटा के अब क्या हो गया? एक तो ये 2m और एक ये वाला 2m, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? कितना? L/2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L/2 है। अब इस 2m और इस 2m का सेंटर ऑफ मास, दोनों मास सेम, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? इनके बीच में। तो फाइनली सेंटर ऑफ मास यहां पर मिलेगा। तो फाइनली सेंटर ऑफ मास यहां पर मिलेगा कहां पर? ये तो ओरिजिन है। तो y में तो ऊपर कितना जा रहे हैं? L, और x में कितना चल रहे हैं? L/4। तो XCM तो हो जाएगा L/4 और YCM कितना हो जाएगा? L के बराबर। समझ गए बात? तो सभी, इसमें कोई डाउट? भाई दोनों काम कर सकते हैं सिंपल। अगर मास कुछ और दे देता है m 2m 3m जो भी है, तो कोऑर्डिनेट ही डायरेक्ट निकालना है। तो ये m और ये m दोनों मास सेम, दोनों मास कितना डिस्टेंस पर है? 12। तो इनका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? इनके बीच में। तो इनको हटाओ, सारा मास कहां पर रख दूं? इनके बीच में। फिर ये 2m और 2m बचे कितने डिस्टेंस पर? L/2 पर। तो इन L/2, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? इनके बीच में। तो कहने का मतलब यहाँ सेंटर ऑफ मास मिलेगा, सारा 4m मास यहाँ पर रख सकते हैं। कितनी डिस्टेंस पर? y में तो L और x में L/4 पर रख सकते हैं, वो उसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर आ दो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पे लिख लूं। जैसे एक तो ये सर्कल है, या सर्कल की जगह एक तो ये डिस्क है और एक ये स्क्वायर है। इस डिस्क का रेडियस है r, इन दोनों को एक साथ रखा हुआ है ऐसे। एक स्क्वायर प्लेट है, एक डिस्क है, इन दोनों को एक साथ रख दिया। इनका सेंटर ऑफ मास बताना है कहां पर होगा, और ये बताना है पॉइंट O से। तो फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट O। पॉइंट O से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है। साइड के लिए डायग्राम को ध्यान से देखें। हम कितना? 2r के बराबर, तो बस 2r। मास वास नहीं दिया हुआ है, जैसे इनमें मास नहीं दिया हुआ तो वैसे इसमें मास नहीं दिया हुआ है। एक डिस्क है और एक स्क्वायर प्लेट है, तो इनका सेंटर ऑफ मास O पॉइंट है। O पॉइंट मतलब जो डिस्क है, डिस्क के सेंटर से। हाँ, ये मानना पड़ेगा जैसे कि अपने रॉड में माना। अब बताओ फिर कैसे करेंगे? O पॉइंट से इनका सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है, इन दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? O पॉइंट से। तो सबसे पहला काम तो क्या करते हैं, जहां से डिस्टेंस पूछी है तो ओरिजिन हो गया, तो ये तो ओरिजिन, यहां से डिस्टेंस चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे? अब इसमें देखो RCM जो लिखेंगे कुछ नहीं, हम ऐसे लिख देंगे A1R1 प्लस A2R2 अपॉन A1 प्लस A2। A1R1 प्लस A2R2 अपॉन A1 प्लस A2। अब ध्यान से सुनना बात को, क्या कर रहे हैं? जैसे यहाँ पर क्या ये डिस्क है, तो डिस्क जो है, तो डिस्क में सारा मास कहां पर होगा? नहीं मतलब सेंटर पे तो होगा। डिस्क में सारा मास कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? एरिया में। जैसे कॉपी है, कॉपी का पेपर हो गया उस तरह का। ऐसे स्क्वायर है, तो स्क्वायर प्लेट है, तो इसमें भी सारा मास कहां पर होगा? एरिया में। जैसे रॉड थी, तो रॉड में सारा मास कहां पर था? लेंथ में। तो हमने क्या माना कि लीनियर मास डेंसिटी कैसी है? सेम। कुछ ही बोला तो हम फिर क्या माने कि लीनियर मास डेंसिटी सेम।
जैसे यहाँ पर सारा मास कहां पर है, एरिया में, तो मैं क्या मानूंगा कि एरिया डेंसिटी कैसी होगी, सेम, कुछ भी नहीं बोला तो ये मानना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने भाई यहाँ पर यही तो कर सकते थे मैंने, यहाँ पर मास लेंथ के प्रोपोर्शनलिटी में था, तो मैं L1 R1 प्लस L2 R2 अपॉन L1 प्लस L2 भी रख सकता हूँ, सही है कि नहीं। ऐसे ही यहाँ पर सारा मास कहां पर है, एरिया में, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, या मास एरिया के प्रोपोर्शनलिटी में, तो ये है वही M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2, पर क्योंकि मास एरिया में तो A1 R1 प्लस A2 R2 अपॉन A1 प्लस A2। ठीक, अगर मान लो इसकी जगह होता कि एक सॉलिड स्फीयर होता और सॉलिड स्फीयर के साथ में क्यूब रख दिया, हाँ, तो सॉलिड अगर स्फीयर और क्यूब है तो सारा मास कहां पर होगा, वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम में होगा तो हम चेंज करके क्या कर देंगे, V1 R1 प्लस V2 R2 अपॉन V1 प्लस V2, तब हम क्या मान लेंगे, डेंसिटी सेम है। समझ रहे बात, तो क्या है, तो करना ही है बस, अब इसमें अप्लाई कर लो, वहां से वैल्यू आ जाएगी। तो A1 मतलब क्या है, इनका एरिया, तो A1 तो इसका डिस्क का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, A2 जो है या R1, तो A1 R1 कितना, R1 कितना, ओ सो रहे हैं, कितना R1, हाँ, 0 के बराबर, क्यों 0, R1 कितना, 0 के बराबर, R1 मतलब होता क्या है, R1 मतलब इस पहले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से, तो ओरिजिन भी यहीं पर ही है और इसका सेंटर ऑफ मास भी यहीं पर ही है, नहीं तो इसका सेंटर ऑफ मास भी यहीं पर, ओरिजिन भी यहीं पर, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 0, तो इसलिए 0 है भाई, हर केस में वो 0 ऐसा जरूरी नहीं, इसके लिए 0 है क्योंकि यहीं से पूछा है। क्लियर, इसमें कोई डाउट, आगे बढ़ो। A2 मतलब स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया कितना, इसकी साइड कितनी है 2R, तो इसका एरिया कितना हो गया 4R स्क्वायर, आर स्मॉल कैपिटल जो भी ले रहे हैं, तो 4R स्क्वायर, ये A2, R2 कितना, R2 कितना, R2R 3R कितना, 2R, ये तो कितना है भाई, इसका सेंटर मास कहां पर होगा, इसके सेंटर पर, तो ओरिजिन से कितना दूर, तो ये तो इसकी रेडियस R और इसकी साइड का भी हाफ, तो R, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 2R। ठीक, तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई, ये 2R के बराबर है, तो R2 की वैल्यू 2R, बस इनको सबको रख दो इधर, तो RCM जो आ जाएगा कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 0 प्लस A2 मतलब 4R स्क्वायर इंटू कितना 2R, अपॉन में कितना आ जाएगा A1 प्लस A2, तो पाई आर स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, ये तो 0 ही है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी हटा दो तो कितना 8R अपॉन पाई प्लस 4, ये RCM की वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये ओरिजिन जो है तो इनका सेंटर मास इनके बीच में कहीं पर मिलेगा, इधर 8R अपॉन पाई प्लस 4 पर। तो सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, वो क्या करें कि अगर मास लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, रॉड है, तब तो हम रख देंगे M1R1 M2R2 की जगह L1R1 प्लस L2R2। मास अगर एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या लिख देंगे A1R1 प्लस A2R2 अपॉन A1 प्लस A2। अगर वॉल्यूम आ गया तो फिर हम क्या कर देंगे V1R1 प्लस V2R2 अपॉन V1 प्लस V2। तो जो ही बोला है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब ऐसे कितने ही पार्टिकल रखता जाए, सबके लिए ऐसे करें, जैसे मान लो इसको और वो आगे बढ़ाता है ऐसा कुछ, और इसमें कुछ कर दिया कि एक स्क्वायर यहाँ पर और रख दिया, इधर एक, इधर रख दिया डिस्क, इधर ऊपर एक और स्क्वायर रख दिया, आप बताओ सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। अच्छा, ये नई चीज बताई तुमने, तो इन सबका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, तो क्या, जैसे एक्सीएम वाईसीएम पूछता मान लो, तो एक्सीएम वाईसीएम निकालते हैं यहां से, तो क्या लिखते हैं A1R1 प्लस A2R2 प्लस A3R3 प्लस A4R4 A4R5 अपॉन सबका एरिया। इसका एक्सीएम की अगर बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 4R, हाँ, तो ये 2R प्लस ये 2R हो रहा है 4R, तो x3 जो हो जाएगा 4R। इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना 2R, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4R, ऐसे रख देंगे। ऐसा ही वाईसीएम चाहिए तो 0, वाईसीएम 0, वाईसीएम उसका वाईसीएम 2R, R प्लस R उसका भी वाईसीएम, ये सारी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी। और अगर इसकी जगह बोल दिया कि एक स्फीयर है फिर क्यूब है, फिर स्फीयर क्यूब रख दिया तो V1R1 V2R2 करते जाओ, तो वहां से वैल्यू आ जाएगी। फिर आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पे लिखूं, जैसे कि ये डिस्क है और इस डिस्क का मास m और रेडियस है 2R, डिस्क का मास m, रेडियस 2R। तो क्वेश्चन पे लिख लूं, फ्रॉम अ डिस्क ऑफ मास m, from a disk of mass m and radius 2r, from a disk of mass m and radius 2r, a small disk of radius, a small disk of radius r, from a disk of mass m and radius r, a small disk of mass, sorry, a small disk of radius r is cut, a small disk of radius r is cut। ये डायग्राम दिया हुआ है, पूरी डिस्क की रेडियस तो कितनी है 2r, पूरी डिस्क की रेडियस है 2r, इसमें से r रेडियस का डिस्क निकाल दें, डिस्क ऑफ रेडियस r is cut, then find out center of mass of remaining disk,
Then find out center of mass of remaining disk from point O. Then find out center of mass of remaining disk from point O. O point से center of mass का distance. सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस पॉइंट ओ से, हाँ, माइनस आर अपॉन माइनस आर बाई 6। ये तो कुछ रटा रटा क्वेश्चन बोल रहा है, तो आंसर पहले ध्यान से कैलकुलेट कर। माइनस आर बाई 3, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी देखो। अरे वो सिंपल से तरीके, इस तरह के क्वेश्चन जो करने हैं उसके, जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं इन क्वेश्चन। बहुत ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। अभी तक इससे पहले जैसे अपन जो कर रहे हैं, तब तो क्या कर रहे थे, अगर ऑब्जेक्ट्स को रख रहे हैं, एक ये रख दिया, फिर एक स्क्वायर रख दिया, फिर इसके ऊपर कोई सर्कल रख दिया, इन सबका सेंटर ऑफ मास चाहिए अगर, तो अगर इनको रखते जा रहे हैं तब तो हम क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, a1 r1 प्लस a2 r2 प्लस a3 r3। और अगर मान लो पूरे में से कुछ पार्ट उड़ा रहे हैं, हटा रहे हैं, तो जितना हटा रहे हैं उसको माइनस कर दो। मतलब फिर फॉर्मूला हो जाएगा a1 r1 माइनस a2 r2 अपॉन a1 माइनस a2, a1 r1 माइनस a2 r2 अपॉन a1 माइनस a2। अब फॉर्मूला हो जाएगा ये। अब और देखो a1 और r1 दोनों जो है, ये a1 r1 किसके लिए है, तो a1 r1 तो है पूरे के लिए, a1 r1 तो किसके लिए, पूरे के लिए। और a2 r2 क्या है, जितना हटा रहे हैं उतना माइनस करें, तो पूरे में से जितना हटा रहे हैं उसका माइनस कर दें। रख रहे हैं तो ऐड करते जाओ, हटा रहे हैं तो माइनस करते जाओ, ठीक। जैसे अगर इसमें आप लिखे a1 मतलब क्या है, ये तो कंप्लीट डिस्क के लिए, पूरी डिस्क के लिए। तो a1 r1 दोनों कंप्लीट डिस्क के लिए। a1 बताओ कितना, a1 मतलब क्या, कि इसको अगर मैं हटाता नहीं, इसको कट नहीं करते तो उसके पहले, तो अगर ये पूरी डिस्क होती तो इसका एरिया कितना, रेडियस 2r, तो 4 pi r²। r1 r1 कितना, इस पूरी डिस्क की अगर बात करें तो पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, सेंटर पर ही होगा, ओरिजिन भी यहीं पर ही है, तो इसलिए 0। सही है कि नहीं है, ये तो कंप्लीट डिस्क के लिए है। और a2 r2 जो हटा रहे हैं उसके लिए, रिमूव डिस्क की बात कर रहे हैं तो a2 और r2 उसका। अब a2 मतलब क्या, जितनी डिस्क हटा रहे हैं उसका एरिया, तो जितनी डिस्क हटा रहे हैं उसका एरिया कितना, इसका रेडियस कितना है r, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा πr², ठीक। r2 बोलो, r के बराबर, तो इसका सेंटर जो जितना हटा रहे हैं, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इसके सेंटर पर, और इसके सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर पर होगा, और यहाँ ओ पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर होगा, r/2 पर होगा, सॉरी r पर होगा, क्योंकि इसकी रेडियस r ही तो है, तो इसलिए r। तो r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, r, ठीक। बस वैल्यू पुट करो, खत्म। a1 की वैल्यू 4 pi r² माइनस इंटू 0 माइनस a2 की वैल्यू πr², r2 की वैल्यू r अपॉन a1 माइनस a2, तो a1 माइनस a2 मतलब 4 pi r² माइनस πr², ये इतना आ जाएगा, ठीक। ये तो खत्म, बस यहां से वैल्यू आ जाएगी, πr² हटा दूं, कितना बचेगा, -r/3 के बराबर। तो ये सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा -r/3। माइनस आ रहा है इसका मतलब, हाँ माइनस आ रहा है मतलब किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर। पेपर ने क्या कर दिया, ये जो पूरी डिस्क थी इसमें से इतनी वाली डिस्क हटा दी, तो इतनी डिस्क हटा दी मतलब क्या हो गया, अब पहले पूरी डिस्क की जो सेंटर मास सेंटर पर था, इतना हटा दिया तो इधर मास कम हो गया, या इधर बोलो कि इधर मास ज्यादा हो गया, तो जिधर मास ज्यादा होगा उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो उधर शिफ्ट हो जाएगा मतलब सेंटर मास कितना शिफ्ट हो गया, r/3 पर शिफ्ट हो गया, इधर r/3 पर। ये जेईई मेन में पूछा हुआ इस तरह का क्वेश्चन है, तो इतनी वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर ऑब्जेक्ट रखते जा रहे हैं तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, a1 r1 a2 r2 सब। अगर मास वॉल्यूम में तो v1 r1 v2 r2, लेंथ में तो l1 r1 l2 r2। हटा रहे हैं तो जितना हटा रहे हैं उतना माइनस कर दिया। मास अगर वॉल्यूम में है तो वॉल्यूम आ जाए, जैसे मान लो अगर वो ऐसे बोले था कि एक सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड स्फीयर में से एक r रेडियस का स्फीयर निकाल दिया, एक कैविटी बना दी इसके अंदर, तो अगर सॉलिड स्फीयर था 2r का, उसमें से r का रेडियस का स्फीयर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, तो यही काम करेंगे, v1 r1 माइनस v2 r2 अपॉन v1 माइनस v2, ठीक। समझ बात हूँ, ओहो सो रहे हैं, या सर नहीं सोना नहीं। अच्छा अगर मान लो इस क्वेश्चन में ऐसे बोलता ये डिस्क यहाँ से हटा दी, अब ये डिस्क यहाँ से हटाई और इसको उठा के रख दी इधर, यहाँ से निकाला इस डिस्क को और इधर से निकाल के इधर रख दी, इसको उठा के इधर पुट कर दिया, तो फिर सेंटर ऑफ मास ओ पॉइंट से कहां पर पहुंच जाएगा, तो ऐसा कुछ ही करते हो, हम लोग क्या दिखा रहे हैं, हटा रहे हैं तो माइनस, रख रहे हैं तो प्लस, हटा रहे हैं तो माइनस, रख रहे हैं तो प्लस, तो क्या कर देंगे, a1 r1 हटा रहे हैं, माइनस a2 r2 रख रहे हैं, प्लस a3 r3 अपॉन a1 माइनस a2 प्लस a3, वहां से वैल्यू आ जाएगी। अबे यार सही है कि नहीं है, बस इतनी वैल्यू आ जाएगी और क्या, यहां से वैल्यू निकाल, बताओ फिर क्या लिखेंगे, a1 r1 तो कितना 0, a2 कितना, a2 a2 कितना πr², r2 मतलब r, a3 r3 है कितना, प्लस आर माइनस आर, प्लस आर प्लस, हाँ तो माइनस,
भाई इधर प्लस है तो इसको क्या बोल देंगे, माइनस, तो इधर वाला माइनस। ठीक भाई, अब इधर और रख दिया तो क्या हो जाएगा, सेंटर मास और इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो और इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये और इसको माइनस करेंगे तो फाइनली और इधर नेगेटिव में आ जाएगा। तो इस तरीके से पुट कर देंगे। ठीक है बात। मान लो इसमें ऐसे कर देता कि ये क्या था, ये डिस्क को हटाने की जगह मान लो ये पूरी डिस्क थी, इस पूरी डिस्क में से डिस्क को काटने की जगह ऐसा कोई, या कोई स्क्वायर कट कर देता ऐसा बीच में से किसी रेडियस का, मतलब किसी साइड का, कि इसमें से कोई ये स्क्वायर कट कर दिया तो क्या कर देंगे, उसका एरिया रख देंगे और क्या कर देंगे, इतना ही करना है बस। समझ गए बात, तो क्या है ये करना है इन सब में। हाँ क्या हो गया, एक जेई एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको भी फटाफट साथ के साथ ही निपटा लो, बाद में बताना तो मेरे को ही है, तो अभी निपटा लो, वो इसी तरह क्वेश्चन है। एक्सरसाइज शीट भी निकाल लो फटाफट से, एक्सरसाइज 4 में होगा। कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्यूब में से डिस्क मतलब जब पूरी की पूरी एक बॉल है उसमें से एक ऐसा कागज जैसा कोई डिस्क निकाल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यूब में से अगर तुम स्फीयर निकाल रहे हो तो फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम को वॉल्यूम से रिप्लेस करेंगे ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया मतलब क्या, हल्का सा मास कुछ कम हुआ तो कुछ फर्क नहीं आएगा। एक है क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 53 पर देखो फटाफट से, जल्दी जल्दी करते हो तुम, टाइम पास मत करो। एक्सरसाइज 4 पेज नंबर 53 पर क्वेश्चन नंबर 15, ये आईआईटी 2009 में जो पूछा हुआ है। लुक एट द डायग्राम गिवन इन द फिगर व्हिच हैज बीन ड्रॉन बाय द लिंक बाय द इंक, ये सब ऐसा को दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहे थे, मास ऑफ द इंक यूज्ड टू ड्रॉ ईच ऑफ द टू इनर सर्कल एंड ईच ऑफ द टू लाइन सेगमेंट इज m। 15 नंबर में जो दिया हुआ है इस तरह का, ये बना के डायग्राम इसका, ये ऐसा। तो डायग्राम पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करो। अब इसमें क्या बोला है, दोनों इनर सर्कल और इन दोनों स्ट्रेट लाइन जो है, इन सबका मास कितना है, दोनों इनर सर्कल और दोनों स्ट्रेट लाइन का मास m है, तो इसका मास m, इसका मास m, इसका मास m, इसका भी मास m, ये सबका मास m है। फिर आगे जो बोला इसने, द मास ऑफ द इंक यूज टू ड्रॉ द आउटर सर्कल इज 6m। ये आउटर सर्कल जो है, इस आउटर सर्कल का मास कितना है, 6m के बराबर। तो ये 6 और ये m, ये इसके कान भी बना, 6m मास का है, तो बताओ इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये एक साथ ही लिख लो तुम इधर। ये 6m मास है तो इसका y cm पूछा है, तो इसका y cm कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए। अब देखो अपने तो फिर भी इनके मास निकालें यहाँ से एरिया एरिया करके, इसमें कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है। वाई सी एम चाहिए तो वाई सी एम कैसे निकालेंगे, कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 ऑब्जेक्ट हैं, तो 5 ऑब्जेक्ट का वाई सी एम लिखेंगे तो कितना है, A1 A1 की जरूरत नहीं, मास सबके दिए हुए हैं, तो सिंपल M1 Y1 M2 Y2 M5 Y5 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 M5। बहुत सिंपल है, तुमको मास भी नहीं निकालना है, सब मास वास सब दिए हुए हैं। अब जैसे इसने तो बोला है, क्या बोला है, सबसे पहले दिया हुआ है आउटर सर्कल, हाँ आउटर सर्कल के लिए बात कर रहा है। अब इसमें देखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स आर आउटर सर्कल 0 0, तो आउटर सर्कल का वाई कोऑर्डिनेट कितना, 0, तो M1 Y1 मतलब क्या, 6m इंटू 0। अबे यार तुम सीट वीट लाया नहीं हो, यस सर यस सर क्या कर रहे हो तुम, तो इसका मास तो कितना हो गया 6m और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0। फिर देखो लेफ्ट इनर सर्कल, ये लेफ्ट इनर सर्कल, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना, ए मास कितना, तो क्या हो जाएगा m है, तो M2 Y2 प्लस M3 Y3, तो राइट इनर सर्कल का बी है, तो m इंटू ए। फिर वर्टिकल लाइन, तो ये वर्टिकल लाइन का वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो इसका मास इंटू वाई कोऑर्डिनेट 0। हॉरिजॉन्टल लाइन का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, बस वाई कोऑर्डिनेट रखने और कुछ नहीं, तो इसका मास m और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, तो m माइनस है, सही है कि नहीं, अपॉन अपॉन टोटल मास, तो 6 7 8 9 10। मैं यार तुम मजे लेते रहते हो, सॉल्व और कुछ करते कराते हो नहीं, तो आंसर कितना मिल जाएगा A/10 के बराबर, कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई, पक्का पूछते तुम अगर ये बताता नहीं तुम्हें, तो ये इसका वाई सी एम जो आ जाएगा वो इतना आ जाएगा, तो एक्स सी एम वाई सी एम जो भी पूछा है वो यहां से मिलेगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट हेडिंग पर, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास, अरे अभी तक जो अपने पढ़ा, जैसे कई सारे जो पार्टिकल थे, ये ओरिजिन, ये सारे पार्टिकल जितने भी हैं,
अब सब पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी चल रहे हैं, कोई उधर अलग अलग सारे पार्टिकल। तो सारे पार्टिकल मूव करेंगे तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी कुछ वेलोसिटी से चलेगा, तो अब उसकी वेलोसिटी चाहिए। अब जैसे मैंने पोजीशन वेक्टर जो निकाला इन पार्टिकल्स का, वो तो क्या था, m1r1 वेक्टर में था सब कुछ अप टू n mn अपॉन टोटल मास अप टू n। ये तो था इनका क्या, पोजीशन वेक्टर। सेकंड अपने को चाहिए वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। बताओ फिर वेलोसिटी कैसे आई। पोजीशन वेक्टर इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, drcm बाई dt इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, m1 dr1 बाई dt। dm1 नहीं, m1 तो कांस्टेंट है, m1 तो बाहर, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन ऐसे चलते जाऊं, mn drn बाई dt अपॉन अप टू n। हाँ, है ना, लिखना भी है, भूलो मत, लिखते भी जाएं साथ के साथ। फिर drcm बाई dt मतलब, drcm बाई dt मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो vcm आ जाएगा कितना, m1 v1 प्लस m2 v2 अप टू n अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू n। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी। जैसे पोजीशन वेक्टर आए, ये वेलोसिटी आ गई, रटने रटाने की कोई जरूरत नहीं, वही जैसे आरसीएम आया था वैसे वीसीएम भी है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ऐसे एक्सेलरेशन चाहिए तो इसको फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। तो एसीएम चाहिए तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए फिर डिफरेंशिएट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी करेंगे तुम, तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, एसीएम जो आ जाएगा कितना, m1 a1 प्लस m2 a2 अप टू n डिवाइड बाई टोटल मास। ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट मिल जाएंगे सेंटर ऑफ मास है। मास वास लगा के रखो भैया। लिख लिया। तो ये एक्सीएम वाईसीएम मतलब वेलोसिटी पोजीशन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो भी पूछे वो मिल जाएंगे। फिर लिख लो क्वेश्चन, साथ के साथ ही लिखते जाओ बस, फटाफट फटाफट से। लिख लिया क्वेश्चन भी, आ जाओ फिर फटाफट से, जल्दी जल्दी लिखते जाएं फटाफट तुरंत। क्वेश्चन भी लिखूं, टू पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg, टू पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg, two particles of mass 1 kg and 2 kg are moving towards each other. Two particles of mass 1 kg and 2 kg are moving towards each other with velocity 2 meter per second. Two particles of mass 1 kg and 2 kg are moving towards each other with velocity 2 meter per second. Then find out velocity of their center of mass. Two particles of mass 1 kg and 2 kg are moving towards each other with velocity 2 meter per second. Then find out velocity of their center of mass. Then find out velocity of their center of mass. कितना है हम, velocity of center of mass कितना। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, एकदम सिंपल से, कुछ नहीं करना है इसमें। 1 kg का एक पार्टिकल, ये 2 मीटर पर सेकंड जो चल रहा है, 2 kg का दूसरा पार्टिकल, ये 2 मीटर पर सेकंड जो चल रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। इनका सेंटर मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड पार्टिकल। सेंटर मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलूं, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, m1 कितना 1, v1 कितना 2, m2 मतलब 2, v2 मतलब 2 के -2, -2 क्यों, क्योंकि अपोजिट चल रहे हैं। तो कोई सी भी डायरेक्शन प्लस माइनस ले लो, वो कोई जबरदस्ती नहीं, पर एक को प्लस एक को माइनस लेना ही पड़ेगा। तो इसको अगर मैंने प्लस बोला है तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस अपॉन टोटल मास, तो 1 + 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, -2/3 मीटर पर सेकंड। तो -2/3 मीटर पर सेकंड के बराबर आ गया। माइनस तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमसे पूछेगा नहीं डायरेक्शन, उसको तो मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2/3, और डायरेक्शन किधर, जिधर ये 2 kg वाला पार्टिकल चल रहा है, बड़ा वाला, मतलब नेगेटिव एक्स के लॉन्ग जो अपन ने लिया है उसमें, तो सिर्फ वो मैग्नीट्यूड पूछेगा। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2/3। बिल्कुल सिंपल सा काम, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, काम खत्म। फिर आ जाएंगे अगले क्वेश्चन पर।
ये एक मास m1, इधर मास m2, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे m2 ज्यादा है, वैसे नहीं भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बाकी m2 ग्रेटर देन m1 है, तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। m2 को रोक कर रखा हुआ था, छोड़ा, दोनों ने भागना स्टार्ट किया, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कितना आंसर आया? ओह, सो रहे हैं, जल्दी जल्दी निकालते हो फटाफट। कितना? कोई बात नहीं, आराम से कैलकुलेट कर लूं 30 सेकंड में। आ गया? कितना है? हाँ। कितने लोगों का आया बताओ फिर। आ गया? अच्छा, और बाकी भी निकालो फिर। बाकी मतलब बाकी लोग। आ गया आंसर कि नहीं? आया तो है। कितना है? m1 - m2 अपॉन m1 + m2 होल स्क्वायर इंटू जी। हाँ, कितने लोगों का है? m1 - m2 होल स्क्वायर मतलब अपॉन m1 + m2 पूरे का होल स्क्वायर इंटू जी। हाँ, ये जेई मेन में पूछा हुआ इसको एक बार। अब कुछ नहीं, सिंपल सा काम करना है क्या, पहले तो सिंपल एक्सेलरेशन लिख लो। तो ये वाला पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या, ए अपवर्ड्स, ये ए डाउनवर्ड्स, तो वो तो वही जो लॉज ऑफ मोशन में करते थे। हाँ, तो इनका एक्सेलरेशन तो क्या हो जाएगा, सपोर्टिंग फोर्स अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। इतने एक्सेलरेशन से तो दोनों पार्टिकल चलेंगे, ठीक। पर अभी आंसर नहीं है, अभी अपने को सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चाहिए, तो वो कैसे आएगा? अब एसीएम चाहिए तो मेरे को m1 a1 + m2 a2 पर a1 a2 सब किस में होंगे, वेक्टर में रखना पड़ेगा। वेक्टर का मतलब विद डायरेक्शन। तो m1 a1 मतलब इसका एक्सेलरेशन, जैसे इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो m2 a2 कितना, a के -a वही इसकी तरह। वेपर डायरेक्शन को अगर प्लस लिया तो डाउनवर्ड को कैसा लेना पड़ेगा, तो बस इतना। तो m1a + m2 a मतलब किधर, डाउनवर्ड्स, तो -a अपॉन m1 + m2। सही है कि नहीं? तो पहले तो एक्सेलरेशन निकालेंगे, कितने कितने एक्सेलरेशन से दोनों चल रहे हैं, फिर सेंटर ऑफ मास का निकालेंगे। तो एक ऊपर चल रहा है, एक नीचे चल रहा है, तो एक प्लस है तो दूसरा क्या हो जाएगा, -a। बस फिर यहां से लिख लूं, तो क्या हो गया, m1 - m2 अपॉन m1 + m2, ठीक, इंटू ए। कितना आ गया? और ए की वैल्यू वापस रख दो, ए तो निकाल ही रखा हमने, तो ए की वैल्यू अगर रख दें तो क्या हो जाएगा, m2 माइनस, यहां से अगर रखें तो m1 - m2 अपॉन m1 + m2 इंटू इतना m2 - m1 अपॉन m1 + m2 इंटू जी। बस एक माइनस कॉमन ले लो, होल स्क्वायर बन जाएगा। तो एक माइनस लेके हम बाहर अपन इतना लिख सकते हैं, m1 - m2 अपॉन m1 + m2 होल स्क्वायर इंटू जी। कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये इन पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन मिल जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है बात। हाँ, ठीक। और अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया होता कि, या लिख ही लूं, जैसे मान लो ये इंक्लाइन प्लेन, इधर ये 53 डिग्री एंगल, ये 37 डिग्री एंगल, इधर वाला पार्टिकल मास m, इधर पार्टिकल का मास m, फ्रिक्शन विक्शन कुछ भी नहीं, ये भी नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, और पुली लगाए मत लगाओ, ये दोनों ऐसे ही हैं। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इनका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताओ फिर कितना। 5, तो ही जाना है, मैंने तो वैसे लिख दिया, कुछ भी आ सकता है। अच्छा, जैसे ये पार्टिकल इधर स्लाइड करेगा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जी साइन 53। ये पार्टिकल इधर स्लाइड करेगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी साइन 37। जैसे फर्स्ट, ये सेकंड पार्टिकल। हाँ, तो a1 की वैल्यू तो कितनी आ गई, 4g/5, या चलो 10 ही से इसको भी उड़ा दें तो कितना बच गया, 8। a2 कितना आ गया,
ये कितना है? अच्छा जी साइन 37, तो जी साइन 37 मतलब कितना? 3/5। ये भी कैंसिल हो गया तो कितना हो गया? 2, तो ये हो गया 6। ठीक। तो इनका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m इंटू 8 प्लस m इंटू 6 अपॉन 2m। सही है कि नहीं है? बेकारी बात मेरे को कहेगा सही है, तो एक्सेलरेशन है, स्केलर थोड़ी है। तो फिर क्या करें? वेक्टर एडिशन करो फिर। हाँ तो कितना आ जाएगा? 10? नहीं भाई, इनका एक्सेलरेशन मेरे को नहीं पता, मैं वैसे ही तुक्का मारा हूँ। अब इसमें एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे? वेक्टर में रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों वेक्टर हैं। अब ये 53, ये 37, तो ये एंगल कितना होगा? आप किसी भी एक डायरेक्शन को प्लस माइनस ले ले, जैसे मान लो ये वाली डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन एक्स है, ये एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। सही है कि नहीं? बस फिर अप्लाई कर दो। तो m1 मतलब क्या? m इंटू इसका एक्सेलरेशन कितना आया? 8। क्या से ना, तो m इंटू इसका एक्सेलरेशन कितना? 8। किधर? इसको x लिया मैंने, तो 8 आई कैप, तो m1 a1। सही है ना? ऐसे m2 a2, तो m2 a2, m2 मतलब क्या? m a2 मतलब कितना? 6। किधर? y में, तो j कैप। तो m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2 2m, ये इतना आ जाएगा। मतलब कितना हो गया? ये m तो कैंसिल, 4i प्लस 3j, ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये इनके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा 5 के बराबर। इतनी वैल्यू मिल जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहने का मतलब वेक्टर है तो वेक्टर में रखना पड़ेगा। और अगर पुली लगा देगा बीच में, तो पुली लगा दिया तो क्या होगा? पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे भाई, दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन ही होगा। कि अगर एक एक्स से इधर, मतलब एक नीचे चल रहा है एक्स है, तो एक ऊपर चलेगा। एक्सेलरेशन दोनों के क्या होंगे? पर तब भी होंगे तो 90 डिग्री पर ही होंगे, तो 90 डिग्री पर ही, बस एक्सेलरेशन सेम होंगे, तो ए आई प्लस ए जे के बराबर आ जाएगा। ए की वैल्यू जो भी आएगी वो आ जाएगी। ठीक है बात? तो इस तरीके से हम इनका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब ये तो सब चल रहा था किसमें? सेंटर ऑफ मास में। अब नेक्स्ट हेडिंग पे लिख लूं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, शॉर्ट में लिखेंगे इसको COM, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे ECL WET ये सब लिखे थे, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है बात है? 100 मतलब आधा घंटा और, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं फटाफट से। फर्स्ट पॉइंट पे लिखूं, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए पार्टिकल और सिस्टम इज जीरो, इफ एक्सटर्नल फोर्स, if external force on a particle or system is zero, external force on a particle or system is zero, external force on a particle or system is zero, then momentum of that particle, then momentum of that particle or system will remain conserved, then momentum of that particle or system will remain conserved, momentum of that particle or system will remain conserved. This is known as law of conservation of momentum. This is known as law of conservation of momentum. This is known as law of conservation of momentum. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? क्योंकि किसी पार्टिकल पर या सिस्टम पर अगर फोर्स जीरो, कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो उस पार्टिकल या सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सिंपल सा लॉ है। जैसे मैंने सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो पढ़ा था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या लिखा था? F इक्वल टू dp बाई dt। F मतलब कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो इफ F एक्सटर्नल इज जीरो, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो मतलब dp बाई dt इक्वल टू कितना? और dp बाई dt जीरो मतलब dp इक्वल टू कितना? और dp इक्वल टू जीरो मतलब चेंज इन मोमेंटम जीरो। या इसको लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम। बस इतना सा मतलब है और कुछ भी नहीं। लिख लो इसको फटाफट से। मतलब मोमेंटम कैसा रहेगा? कांस्टेंट। कि अगर किसी पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इनिशियल फाइनल मोमेंटम सेम होंगे, फाइनल इनिशियल दोनों मोमेंटम सेम। तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कंजर्व रहेगा तो इनिशियल इक्वल टू फाइनल। ये मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ है। मतलब मोमेंटम कब चेंज होगा? हाँ, जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। जैसा मैंने वहां पर भी किया था, तो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, वही मोमेंटम को चेंज कर सकता है। अगर इंटरनल फोर्स है तो वो मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकता है, पर एनर्जी को चेंज कर सकता है, ध्यान रखना है। फिर लिखो सेकंड, थर्ड पॉइंट,
थर्ड पॉइंट पे लिखूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट ध्यान रखना, इस पर थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो थर्ड पॉइंट लिखूं, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो, if external force on a system is zero, external force on a system is zero, then center of mass, या ऐसे लिख लूं, then velocity or position of center of mass, then velocity or position of center of mass, velocity or position of center of mass, velocity or position of center of mass of that system, velocity or position of center of mass of that system will remain unchanged. Velocity or position of center of mass of that system will remain unchanged. Velocity or position of center of mass of that system will remain unchanged. मतलब क्या है, अगर किसी पार्टिकल पर या सिस्टम पर जो है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है सिस्टम पर, मतलब क्योंकि एक से ज्यादा पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो क्या होगा, उसका जो सेंटर ऑफ मास है, हाँ मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा रहेगा, उसका सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास की ना तो वेलोसिटी चेंज होगी ना, और वेलोसिटी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछे हुए हैं, जैसे एक जेईई में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दो पार्टिकल है, एक मास m1 है, एक मास m2 है, ये दोनों पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में है, ठीक, बहुत बढ़िया, दोनों रेस्ट में। अब इन दोनों को छोड़ दिया, दोनों को ऐसा रोक कर रखा हुआ है, दोनों रेस्ट में, इन दोनों को छोड़ दिया तो ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में चलते हैं। क्या करते हैं, दोनों पार्टिकल एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में चलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है मतलब क्या है, m1 वाला पार्टिकल m2 को अट्रैक्ट करेगा, m2 m1 को अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों पार्टिकल चल दिए, ठीक। अब दोनों पार्टिकल चल दिए, मान लो किसी टाइम पर इसकी वेलोसिटी हो गई v1, इसकी वेलोसिटी हो गई उस टाइम पर v2, वो दे देगा इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, उसकी 20 30 100 50 जो भी है, उतनी वेलोसिटी से दोनों पार्टिकल चल रहे हैं, इनको छोड़ दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में मूव कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस टाइम पर कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी कितना, जीरो के बराबर। क्यों, तो अगर इस यही वाला काम, अगर इस पूरे सिस्टम की बात करें तो इस पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कितना है, सिस्टम मतलब दोनों पर मिलाकर, कुछ भी नहीं नहीं, जैसे m1 वाला पार्टिकल की अगर बात करते हैं, m1 m2 को अट्रैक्ट करेगा, तो m2 पर एक फोर्स लगाएगा F, तो m2 भी क्या करेगा, m1 पर इस पर फोर्स लगाएगा, बराबर जवाब देगा, एक्शन रिएक्शन, तो दोनों एक दूसरे पर इक्वल अपोजिट फोर्स लगाएंगे, मतलब इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है, जीरो, और नेट फोर्स जीरो है मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी या पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो इनिशियली अगर बात करें तो दोनों पार्टिकल रेस्ट पर थे, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, m1 v1 प्लस m2 v2 जीरो, तो पहले जीरो थी तो बाद में भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो ही होगी, भले ये पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से चल रहे हो, ये 10 से 20 से जितने से भी चल रहे हैं, फाइनली भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। समझ बात तो क्या है, ऐसा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा था, ऐसा ही एक न्यूमेरिकल भी पूछा था, उसमें ऐसे पूछा था, ये दोनों पार्टिकल को छोड़ दिया, दोनों पार्टिकल चल रहे हैं, ठीक। अब ये दोनों पार्टिकल चल के फाइनली टकराएंगे, तो फाइनली कहां पर टकराएंगे, कहां पर जाकर मिलेंगे, सेंटर ऑफ मास पर मिलेंगे। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो कहीं शिफ्ट नहीं हुआ भाई, भाई दोनों पार्टिकल यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझना, लॉजिकल बात है, दोनों पार्टिकल यहाँ पर, मान लो इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, अब दोनों ने चलना स्टार्ट किया, सेंटर ऑफ मास तो वही रहेगा, ठीक। अब दोनों पार्टिकल चल रहे हैं, तो फाइनली जब टकराएंगे तो किस जगह पहुंच जाएंगे, सारा मास सेंटर ऑफ मास पर ही पहुंच जाएगा, तो वो अपनी जगह से नहीं लेंगे। तो उसने एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था, फिर वो आगे देखें कि टकराने तक ये पार्टिकल, एक पार्टिकल कितना डिस्टेंस चल लेगा, तो क्या, तो कहने का मतलब फाइनली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, और सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पर ही रहेगा। अब ऐसे कई सारे क्वेश्चन अलग अलग पूछ सकता है, जैसे मान लो इन दोनों पार्टिकल्स के लिए इंटरनल फोर्स के लिए मान लो स्प्रिंग लगा दी, दोनों को स्प्रिंग से जोड़ दिया, अब स्प्रिंग को जैसे खींचा और खींच के छोड़ दिया, तो ये पार्टिकल चलना स्टार्ट कर दिया, ये चलना स्टार्ट कर दिया, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, तो जीरो ही होगी, अगर शुरू में दोनों जीरो पर थे, तो इनको खींच के रखा हुआ है, दोनों जीरो पर, सेंटर ऑफ मास भी जीरो पर, अब छोड़ा तो स्प्रिंग का फोर्स लगेगा, स्प्रिंग का फोर्स इसको भी खींचेगा इधर, और स्प्रिंग का फोर्स इसको भी खींचेगा इधर। तो अगर इस सिस्टम पर बात करूं तो एक्सटर्नल फोर्स कितना है, और भाई स्प्रिंग का फोर्स तो इनका इंटरनल फोर्स हो गया ना, बात वही है पर इसको बोलने का तरीका दूसरा है। तो इनके बीच में इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज, इनकी जगह मास की जगह वो चार्ज दे देगा, तो कूलॉम फोर्स आ जाएगा, कोई मैग्नेटिक फोर्स दे दे तो मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, फंडा ही रहेगा, ठीक है बात, लिखते भी जाऊं। तो इन सब केस में क्या होगा, सेंटर मास की वेलोसिटी या पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे ही और क्वेश्चन पूछता है कि एक पार्टिकल है, उसको किसी एंगल पर फेंक दिया, अब किसी एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया, तो कौन से पाथ पर चलेगा, प्रोजेक्टाइल पाथ पर चलेगा। अब चलते हुए रास्ते में कहीं जब ये पहुंचा ये पार्टिकल, तो रास्ते में पहुंच के ये कहीं पर अलग अलग कई सारे टुकड़ों में एक्सप्लोड हो गया, अलग अलग कई सारे टुकड़ों में यहाँ पर फूट गया है, यहाँ पहुंच कर चल रहा था, रास्ते में जाते जाते एक्सप्लोड हो गया अचानक से, तो अलग अलग कई सारे पार्टिकल्स में एक्सप्लोड हो गया, तो अलग अलग कई सारे पार्टिकल्स में एक्सप्लोड हो गया, तो इन सब पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास का पाथ क्या होगा, समझ में बात हो, क्या है, मास तो इसको फेंका रास्ते में कहीं पर ये एक्सप्लोड हो गया, तो ये सारे पार्टिकल बिखर गए हवा में अलग अलग, तो इन सब पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा या किस पाथ पर होगा, तो कौन से पाथ पर रहेगा, जो एक्चुअल पाथ था उसी पर रहेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इन सब पार्टिकल्स की अगर बात करो तो इन सबका सेंटर ऑफ मास
इसी लाइन पर आता रहेगा जिस पर पहले चल रहा था। और जब जमीन पर ये सारे पार्टिकल टकराएंगे तब फिर इन सबका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो वहीं आएगा जहां पर ये एक्सप्लोड होने के पहले जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये एक्सप्लोड हुआ तो यहां से आगे चल रहे हैं, आसान बात हो रही है, यहाँ से आगे चलता हुआ आ रहा है, एक्सप्लोड हुआ तो कई सारे पार्टिकल में एक्सप्लोड हुआ, तो जो भी इसके अंदर केमिकल रिएक्शन है उसके कारण हुआ। मान लो ये बॉम्ब अगर एक्सप्लोड हुआ यहाँ पर, तो जो भी इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ उसके कारण हुआ। एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है। ऐसा थोड़ी तुमने हवा में उछाल के उसको डंडा मार दिया है, तो एक्सटर्नल फोर्स है, ये तो हवा में फेंका अपना फट गया। तो वो जो भी फोर्स है वो इंटरनल फोर्स था केमिकल रिएक्शन के कारण। तो इंटरनल फोर्सेज हैं तो इसके कारण क्या होगा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन या पाथ जो होगा वो क्या होगा, तो पहले जिस पाथ पर चल रहा था अभी भी उसी बात पर चलता रहे। एम जी तो लग रहा है। हाँ तो आप समझना बात हो रही है, ये कॉमन क्वेश्चन है जो तुमने पूछा है कि सर एम जी तो लग रहा है, आपको अगर फोर्स नहीं होना चाहिए तो फोर्स तो है यहाँ पर एक्सटर्नल। नहीं नहीं, फोर्स तो लग रहा है पर फोर्स उसकी बना नहीं कर, फोर्स लग रहा है तभी तो प्रोजेक्टाइल पाथ में चल रहा है। पर कहने का मतलब एक्सप्लोड करने के लिए कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। ओहो नहीं समझ पा रहे हैं भाई, फोर्स तो पहले भी लग रहा था अभी भी लग रहा है, तभी तो प्रोजेक्टाइल पाथ पर चल रहा है, उसकी मना थोड़ी कर रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं जिस पॉइंट पर एक्सप्लोड हुआ है उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, तुमने हवा में चलाया और गोली मार दी उसके ऊपर, और गोली पड़ी और फिर वो है एक्सटर्नल फोर्स, या हमने उसको डंडा मार दिया हवा में तो एक्सटर्नल फोर्स है। तो ये ग्रेविटी तो पहले भी था और अभी भी है, उसके कारण तो ये पाथ तो प्रोजेक्टाइल ही है उसे। समझ रहे बात तो क्या है, कहने का मतलब एक्सप्लोड जहां पर हो रहा है वहां कोई फोर्स नहीं है। ऐसे ही एक जेईई मेन में और क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसे कई सारे थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसके ऊपर, कि जैसे एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को छोड़ा, ये सीधा नीचे गिर रहा है, नीचे गिरते हुए ये हवा में कई सारे पार्टिकल्स में एक्सप्लोड हो गया। तो कई सारे पार्टिकल्स में एक्सप्लोड हो गया तो सेंटर ऑफ मास का पाथ, सेंटर ऑफ मास विल डिफ्लेक्ट लेफ्ट टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स, डज नॉट डिफ्लेक्ट, क्या हो जाएगा, तो किधर भी नहीं जाएगा, सेंटर ऑफ मास उसी पाथ पर चलता रहेगा। तो सबका लॉजिक एक कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो। बना लो फिर इनको, इनको भी बना लो, भूत नहीं है, पार्टिकल एक्सप्लोड हुए हैं। फिर आ जाओ क्वेश्चन पर। तीन चार क्वेश्चन होमवर्क लिख लो एक साथ, कल निपटा लेंगे। एक्सरसाइज शीट में तो अभी कुछ है ही नहीं, अभी अपन करेंगे उसके बाद आएगा। है क्वेश्चन भी लिखो फटाफट से। है खाना खाना है खाना खत्म हो जाएगा, खाने की टेंशन लग रही, पहले यहाँ कुछ भी हो आके बाद में कर लेंगे, पहले हमारा खाना खत्म हो जाएगा, पैसे दिए हम पूरा वसूल करें जल्दी लिख लो फटाफट, चलो फिर खत्म, क्वेश्चन भी लिखे फटाफट से। बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम, बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, ये डायग्राम भी दिया हुआ है साथ में। बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड। हाँ आराम आराम से लिखो, क्या जल्दी है। बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, स्ट्राइक टू ए ब्लॉक, strike to a block of mass 9.9 kg, strike to a block of mass 9.9 kg, strike to a block of mass 9.9 kg. If bullet remain inside the block, if bullet remain inside the block after collision, bullet remain inside the block after collision, remain inside the block after collision, then find out, बुलेट टकराई, टकराने के बाद इसी में रुकेंगे, देन फाइंड आउट कॉमन वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, और सेकंड मैक्सिमम हाइट अटेंड, कॉमन वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्या हो जाएगी और कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएंगे, ये इससे अपने को निकालना है। ठीक, चलो इतना ही बहुत है, तुम्हारी शक्लें देख के तो ये बहुत। शीट के क्वेश्चन अभी नहीं करने, कल के बाद और इसमें बढ़ जाएंगे तब करेंगे, अभी तो जो किए वही है।